मित्रों, हम अपने जीवन में अधिकार, संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, मूल अधिकार, विधिक अधिकार, मानवाधिकार इत्यादि शब्दों को हमेशा सुनते रहते हैं और उसके बारे में सोचते भी रहते हैं और काफ़ी जानकारी भी रखते हैं। किंतु ये संकल्पनाएं अलग अलग हैं और इन्हीं संकल्पनाओं में एक मैं मानवाधिकार की चर्चा आज की इस वीडियो में करूंगा। मानवाधिकार क्या है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, मानवाधिकारों की उत्पत्ति, उनके विकास, धर्मशास्त्रों में मानवाधिकार को लेकर क्या विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में या धर्मों से उनका कहाँ तक संबंध है, इस बारे में जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सामान्य रूप से लोग जानते हैं कि मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके मानव होने के नाते उसे प्राप्त हैं। अर्थात ये अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिसे किसी सत्ता ने प्रदान नहीं किया है और ना ही कोई सत्ता इसे छीन सकती है। एक मनुष्य होने के नाते यह अधिकार उसको प्राप्त हैं। इसीलिए मानवाधिकारों को दैवीय अधिकार या प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार, नैसर्गिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना किसी व्यक्ति का जीवन एक मानव की तरह नहीं हो सकता, ना ही वह अपना सर्वांगीण विकास इन अधिकारों की अनुपस्थिति में कर सकते हैं। अगर इसकी परिभाषा के ऊपर जाएं तो मेरी रॉबिन्सन ने इसकी को परिभाषित करते हुए मानवाधिकारों को कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मौलिक स्वतंत्रताओं की संरक्षा एवं उसे प्राप्त करने के व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। तो अगर इस परिभाषा के पीछे अगर जाया जाए तो हम कह सकते हैं कि इस परिभाषा से यह द्योतक है कि मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को हर स्तर पर संरक्षण प्राप्त हैं। विश्व में आप कहीं भी जाएं, भले ही आपके पास कोई संवैधानिक अधिकार न हो, कोई मूल अधिकार न हो, कोई वैधानिक अधिकार न हो, लेकिन यह मानवाधिकार एक मानव के रूप में आपको हर जगह प्राप्त है, हर जगह व्याप्त है। अतः देखा जाए तो सारे अधिकारों की अगर मूल में देखा जाए तो मानवाधिकार ही है। सभी अधिकारों की जननी अगर देखा जाए तो मानवाधिकार ही है। और मानवाधिकार को न ही सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर यानी प्रत्येक देश में इसे संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, बल्कि सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे संरक्षित किया जाता। अब आते हैं कि ये मानवाधिकारों की संकल्पना का विकास कैसे हुआ। वैसे तो मानवाधिकारों की संकल्पना हमें प्रत्येक संस्कृति में, धर्मशास्त्र में, धार्मिक पुस्तकों में मिलता है, किंतु अगर इसके ऐतिहासिक क्रम में जाया जाए तो मानवाधिकारों का सबसे बड़ा विकास जो है 1215 का मैग्ना कार्टा हमें एक ऐतिहासिक दस्तावेज मिलता है, जिसमें इंग्लैंड के राजा ने 1215 ईस्वी में अपने इंग्लैंड की जनता के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया कि हाँ, राजा का भी कर्तव्य होता है जनता के प्रति, और यह अधिकार, कुछ कैटेगराइज अधिकार जनता को प्रदान किए गए कि यह जनता का अधिकार है जिसे राजा को संरक्षित करना चाहिए। और उसके बाद फ्रांस की क्रांति 1789 की जो फ्रांस की क्रांति है, उसमें मानवाधिकारों को जो है बहुत बढ़ चढ़कर जो है शामिल किया गया और यह प्रारंभ हुआ मानवाधिकार। और 1791 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम 10 संशोधन अपने संविधान में करके जो है नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए। अब अगर मानवाधिकार शब्द का, अब अधिकार के रूप में तो पहले से था, मानवाधिकार दिए गए, लेकिन कोई मानवाधिकार शब्द के रूप में, उसका अधिकार शब्द थे, मानवाधिकार शब्द नहीं थे। लेकिन मानवाधिकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 16 जनवरी 1941 में जो है कांग्रेस को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम इस मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किया। और उन्होंने कहा कि इन मानवाधिकारों में 4
मूलभूत स्वतंत्रताएं शामिल हैं। वह है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा धर्म की स्वतंत्रता, तीसरा गरीबी से उन्मुक्ति की स्वतंत्रता और चौथा भय से स्वतंत्रता। और उन्होंने इन सबको इन जो उनकी स्वतंत्रताएं हैं उन्हें सर्वोच्च स्वतंत्रता के रूप में जो है मान्यता दी और कहा कि राज्य को इन्हें सर्वोच्चता देकर उसको संरक्षित करना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सर्वप्रथम शांति की स्थापना के लिए जो लीग स्थापना हुई, लीग ऑफ नेशंस हुआ, वह फेल हो गया, वह सफल नहीं हो पाया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसे हमने कहा कि के बाद ही मानवाधिकारों के प्रति ज़्यादा इसका मानवाधिकारों के प्रति विश्व का आकर्षण बढ़ा। क्यों? क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने जो है दुनिया को इतना ज़्यादा धन की हानि प्रदान किया कि जनता अब एक प्रकार से आ गई कि शांति बहुत जरूरी है और शांति के लिए मानवाधिकारों का संरक्षण के बिना शांति हो ही नहीं सकती, यह सर्वथा सत्य है। इस संबंध में एक ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हमारे विधि के दृष्टिकोण से, राजनीति के दृष्टिकोण से जो सामाजिक संविदा का सिद्धांत है, दी हाब्स लॉ रूसो ने, वह भी मानवाधिकारों का जनक के रूप में कहा जा सकता है, जिसमें कालांतर में जो है उसमें यह जोड़ा गया कि जो मतलब जनता के सारे अधिकार जब राजा और जनता के प्रति समझौता हुआ तो उस समय जनता ने अपने सभी अधिकार राजा को नहीं सौंपे, बल्कि जीवन, संपत्ति इत्यादि संबंधी जो प्रमुख अधिकार थे उनके संरक्षण का भार भी राज्य पर ढाल दिया। अर्थात राजा का यह कर्तव्य डाला गया जनता के द्वारा कि वह इसका अपने संपत्ति और सुरक्षा और जीवन संबंधी जो अधिकारों हैं उनको संरक्षण प्रदान करे। अब हम आते हैं कि मानवाधिकार का जो वर्तमान स्वरूप है, जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जान रहे हैं, उनको यह स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ। तो उनको यह स्वरूप प्राप्त होना शुरू हुआ 1945 में, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने लगी तब। क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की जा रही थी तो उसके प्रारूप का चर्चा करते समय ही मानवाधिकारों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही इसलिए की जा रही थी ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे। और यह देखा गया, सभी लोगों ने यह पाया, जितने भी विद्वान थे उस समय, कि अगर आपको विश्व में शांति और सुरक्षा रखनी है, राज्यों के बीच में शांति स्थापित रखनी है, सभी लोग सुरक्षित शांतिपूर्ण जीवन जिएं, तो उसके लिए मानवाधिकारों का संरक्षण जरूरी है। क्योंकि एक मानव ही एक ऐसा तत्व है जो पूरी दुनिया को, क्योंकि सभी राष्ट्रों की बोली, भाषा, रंग, रूप, जन जीवन, संस्कृति, सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं यह तो मानना ही पड़ेगा कि दुनिया में रहने वाले लोग तो मनुष्य ही हैं। झगड़े भी मनुष्य के बीच में होंगे, लड़ाइयाँ मनुष्य के बीच में होंगी, शांति मनुष्य के बीच में होगा, व्यापार मनुष्य के बीच में होगा। तो ले दे के सारा कानून मनुष्य के लिए है। अतः मनुष्यता की रक्षा के लिए मानवाधिकारों का संरक्षण जरूरी है। अतः 1945 के संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उसका तैयार किया जाने लगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा अभिलेख, तो ये मान लिया गया कि बिना मानवाधिकारों की बात किए, बिना मानवाधिकारों का संरक्षण किए विश्व में शांति और सुरक्षा लाना असंभव है। अतः उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारूप के चर्चा में ही मानवाधिकारों पर जो है विशेष रूप से बल दिया गया। जैसे हमने कहा कि समानता, सभी राज्यों के बीच में समानता होगी। राज्य किसके लिए हैं? तो राज्य जो है निश्चित रूप से व्यक्तियों के लिए है, व्यक्ति मनुष्य हैं। राज्य किस लिए है? तो व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए है। तो जब व्यक्तियों की ही बात हो रही है, दुनिया अलग अलग राज्यों के रूप में बटी जरूर है, लेकिन यह राज्य मनुष्यों को न बांट पाए, इसीलिए मानवाधिकारों पर विचार किया जाना। क्योंकि जब एक राज्य का एक मनुष्य दूसरे को अपना ही समझेगा और एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य के व्यक्ति को भी अपना ही मनुष्यता का व्यवहार करेगा, तो कभी भी मनुष्यता का उल्लंघन नहीं होगा। और मनुष्यता का उल्लंघन के न होने की बात जो भी सोचेगा, कभी वह युद्ध की बात नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर, शांति की ही बात वह करेगा।
इस पर हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से धर्मशास्त्रों में भी और प्राचीन हमारे इतिहास में यह रहा है, विशेष तौर से जो भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म रहा है उसमें तो मानवाधिकारों के गुण कूट कूट कर पहले से ही भरे हुए हैं। उसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पर विचार हुआ तभी उस समय मानवाधिकारों के बारे में जो है चर्चा हुई और उसके प्रारूप में के समय ही व्यापक रूप से उसको बहस हुई और 1946 में रूजवेल्ट की अध्यक्षता में जो है प्रथम मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई और विश्वव्यापी स्तर पर जो है उसको घोषणा करने के लिए पूरी तैयारी की जाने लगी कि किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों का संरक्षण के लिए कोई एक विश्वव्यापी घोषणा कर दी जाए ताकि उन मानवाधिकारों की रक्षा न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हो। और इस प्रकार से जब मानवाधिकारों का हर जगह संरक्षण होगा तो अपने आप विश्वव्यापी शांति स्थापित हो जाएगी। और इस प्रकार 10 दिसंबर 1948 को इस मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय जो घोषणा है उसे घोषित किया गया, उसे दुनिया के सामने प्रकट किया गया कि हे मानव, इस प्रकार से यह मानवाधिकार आपके हैं और इन मानवाधिकारों का संरक्षण ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए और मानवों के इस मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मानवाधिकार ना ही किसी संस्था ने उन्हें प्रदान किया है और ना ही जब संस्था ने प्रदान नहीं किया है तो कोई भी संस्था इसे छीन भी नहीं सकती। अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर था उसके उद्देशिका में ही लिख दिया गया कि मूल मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा की पुनः अभिपुष्टि करने के उद्देश्य से भी यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है। तदुपरांत जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन का जो प्रयोजन मुख्य है वह है मूल वंश, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर विभेद किया बिना मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना, उनकी में अभिवृद्धि करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और इसके लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त करना। इस प्रकार देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल उद्देश्य ही था कि सभी विश्व के सभी राज्यों से सहयोग प्राप्त करके उनमें कोऑर्डिनेशन बना के मूल मानवीय स्वतंत्रताओं को स्थापित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना था। और आज जानते हैं आपकी विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है जो भी कार्य कर रहा है उसका मूल उद्देश्य मानवाधिकार का संरक्षण करके विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित करना है। अब 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा हो गई और जैसा जानते हैं आप कि इसी दिन को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह तो घोषणा हो गई, सभी से आह्वान किया गया कि मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, किंतु इन अधिकारों की रक्षा के लिए कोई रक्षोपाय भी बनाना, विधिक प्रतिबद्धता भी बनाना जरूरी था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 1966 में अंत में 1966 में जो है मानवाधिकारों की दो जो है प्रसंविधाएँ हस्ताक्षरित की गई, राज्य पक्षकार उसके बने। पहली सिविल और राजनैतिक अधिकारों की प्रसंविधा और दूसरी जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविधा। इन दो अधिकारों उसके साथ ही इनके प्रोटोकॉल भी हैं साथ में जो बाध्यकारी बल भी रखते हैं। कई राष्ट्रों ने उस पर भी हस्ताक्षर किए, अर्थात इन पर हस्ताक्षर करके इन दोनों भी प्रकार के अधिकारों प्रसंविधाओं को हस्ताक्षरित करके राज्यों ने यह अपने को बाध्यकारी बनाया कि हम अपने राज्य में इन माध्यमाधिकारों अर्थात सिविल और राजनीतिक अधिकार हों चाहे मानव के, चाहे वो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार हों, ये दोनों ही प्रकारों के अधिकारों को हम अपने यहाँ संरक्षित करेंगे, उनका उल्लंघन नहीं होने देंगे। इस प्रकार से एक प्रकार से मैकेनिज्म भी तैयार किया गया विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। और आपको ये बताएं कि आगे के क्रम में फिर आगे चल के इसीलिए सभी राज्यों ने अपने यहाँ मानवाधिकारों की संरक्षा करने के लिए, चूँकि ये इन संधियों के वो लोग पक्षकार हो गए थे, तो इन संधियों को अपने यहाँ वादा करके आए कि हम अपने यहाँ मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे। तो हर देश ने अपने स्तर से अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो सिद्धांत हैं, राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध पर आधारित जो 5 सिद्धांत, चाहे एकात्मवाद हो, चाहे द्वैतवाद हो, चाहे वह विशिष्ट ग्रहणीकरण का नियम हो, अथवा
वह रूपांतरणवाद का सिद्धांत हो। जो 5 सिद्धांत हैं उनमें से कोई न कोई सिद्धांत जो भी अपने यहाँ मानते हैं विश्व, उसके आधार उन्होंने इन विधियों को अपने यहाँ अंगीकृत किया अंतर्राष्ट्रीय विधि के को अपने राष्ट्रीय विधि में, और अपने अपने यहाँ राज्यों में विधि में इसको मानवाधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास किया। भारत ने भी अपने यहाँ मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया, और इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने बहुत से जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और जिला स्तर पर न्यायालयों की स्थापना करके का प्रावधान करके मानवाधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया। और स्वयं भारतीय संविधान में भी इस प्रकार के मानवाधिकारों को शामिल करके अधिकारों के रूप में उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया गया। विभिन्न विधियों में मानवाधिकारों को शामिल करके, दूसरे रूप में विधि के रूप में उनके अधिकार के रूप में शामिल करके संरक्षित करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार के विश्व के अनेकों देशों ने अपने यहाँ मानवाधिकारों को संरक्षण करने के लिए कदम उठाए।